Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of September 2021. तो 1 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका हैंडल है टेम्स IAS TEMS IAS। आप जस्ट सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेम्स IAS को। और अब टेलीग्राम में कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम आ गया है, लाइव चैट आ गया है, तो इस फीचर्स का भी यूज़ हम करेंगे। आप ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ड्यूरिंग द संगम एज द डेजिग्नेशन वेल्लालर वॉज यूज्ड इन द संगम एज। ये क्या मतलब था इसका? ऑप्शन आर ए ऑर्डिनरी प्लोमैन, बी लैंडलेस लेबरर, सी स्लेव्स, या डी लार्ज लैंड ओनर्स। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म उपासका रिफर्स टू। उपासका का मतलब क्या था? ऑप्शन आर ए रिनाउंसिएंट एंड वेंडरर, बी ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, सी प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनसबदारी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स द रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन। दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप आंसर्स करने की कोशिश करिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। एंड मैं ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम में आंसर्स डेली डालता ही हूँ, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, है ना। आप लोग, कई लोग बोलते हैं सर यही आंसर दो, ये कर रहे हैं। देखो, आंसर मैं पहले नहीं देता था। एक्चुअली दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। मुझे तो देना ही नहीं चाहिए था आंसर, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ इसके आंसर्स टेलीग्राम में। यूज़ दैट थिंग, है ना। हर चीज़ में आप लोग स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अटेम्प्ट करने की भी मेहनत नहीं उठाना चाहते हो तो दैट इज़ अ फॉल्ट, है ना, आपकी प्रिपरेशन में फिर फॉल्ट है। सो कीप डूइंग दैट। आप कम से कम क्वेश्चंस अपने से लगाने की कोशिश करिए कि केवल 3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ डेली, और आंसर्स तो मैं टेलीग्राम में दे ही रहा हूँ, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स इन टुडेज टाइम सीइंग वाइड फ्रैक्शंस बिटवीन इट्स मेंबर स्टेट्स लाइक इंडिया एंड चाइना। तो क्या रेलेवेंस है ब्रिक्स का आज के टाइम में, जबकि हम देख रहे हैं कि इसके मेंबर्स कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में इतने फ्रैक्शंस हैं। तो आपको बताने कि ब्रिक्स का रेलेवेंस कितना रह गया है, और क्या एज अ ग्रुप इसकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं है। सो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कई लोग आंसर लिख रहे हैं, जैसे रजत शराफ लिख रहे हैं एंड दीप्ति कुमारी। दीज आर द पर्सन जिनके आंसर्स मैं डेली देख रहा हूँ कि ये लोग लिख रहे हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग, एंड बहुत अच्छा आंसर लिखती है। आई थिंक दीप्ति राइट्स वेरी गुड आंसर्स, आप लोग देख सकते हैं एक बार। तो यू पीपल शुड ऑल्सो कीप ट्राइंग टू राइट द आंसर। कल शाइनी ने भी आंसर लिखा था, आई थिंक इन द वेबसाइट, शी रोट इन द वेबसाइट। आई सॉ द आंसर, आई डिडंट रिव्यूड इट, बट दैट वाज अ गुड आंसर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखते हैं आज के न्यूज़ आइटम्स। पहले आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है फ्रंट पेज में। सबसे पहले आपको न्यूज़ दिख रही होगी, इन अ फर्स्ट 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ इन वन स्ट्रोक। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना के अंतर्गत 9 लोगों ने एक साथ ओथ ली, एंड कोलिजियम ने अभी नाम सजेस्ट किए थे 9 लोगों के, जिसमें से 3 महिला जजेस थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस समय 4, एट प्रेजेंट 4 वुमेन जजेस आर देयर, विच इज़ द हाइएस्ट एवर, हाइएस्ट नंबर है एवर अभी तक का, है ना। कोलिजियम के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक हिस्ट्री में दे देता हूँ। एक्चुअली कोलिजियम का फुल डेवलपमेंट 3 केसेस से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। तो जो फर्स्ट जजेस केस था वो आया था 1981 में, याद रखिएगा। द फर्स्ट जजेस केस दैट केम इन 1981, 1981 का था पहला जजेस केस। एंड उस समय एक टर्म यूज होता था, कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब जो 1981 में निकाला गया, वो ये निकाला गया कि मतलब कि फर्स्ट जजेस केस नहीं है, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। इट रिजेक्टेड द आइडिया दैट CJI's ओपिनियन शुड हैव प्राइमेसी।
तो 1981 में ये समय था जब एग्जीक्यूटिव डिटरमाइन करते थे कि कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो 1981 में जो फर्स्ट जजेस केस था वो यही बोल रहा था कि हाँ, आपको ज़रूर कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसका नाम ले लिया उसको सेलेक्ट करना ही करना है। तो मतलब उस समय एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस होते थे इन द अपॉइंटमेंट एंड ऑल। तो उस समय डिसीजन किसके होते थे? एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस होते थे। फिर आया सेकंड जजेस केस। अब सेकंड जजेस केस में जो कंसल्टेशन का मतलब हो गया वो बोल दिया कॉन्करेंस। कंसल्टेशन का मतलब सेकंड जजेस केस में कॉन्करेंस कर दिया। कॉन्करेंस मतलब कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एग्री नहीं करेगा या जिन नामों के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बोलेगा उन नामों के अलावा दूसरे किसी बंदे को, दूसरे किसी व्यक्ति को आप जज नहीं बना सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट था। अब इस समय कोलिजियम की स्टार्ट हुई जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1+2 का था चल रहा था। इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो ये सेकंड जजेस केस में ये क्राइटेरिया था। फिर थर्ड जजेस केस आता है जिसमें कोलिजियम को 5 मेंबर बॉडी बनाया गया, जिसमें 1+1+4 का क्राइटेरिया है, एक चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये जो प्रेजेंट सिस्टम है वो यही वाला सिस्टम है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। यूएनएससी रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न्स ऑन अफगानिस्तान, इंडिया ने कहा है ऐसा। अब इंडिया के जो प्रेसिडेंटशिप था उसका लास्ट डे था, उसके लास्ट डे के एक दिन पहले उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। याद रखिएगा, इस रेजोल्यूशन का नंबर भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के अंतर्गत आया है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 यानी कि 2593। याद रखिएगा, यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 यानी कि 2593. The government of India said it was a matter of satisfaction that the resolution addressed India's key concerns on Afghanistan. अब इस रेजोल्यूशन के अंतर्गत इंडिया ने कहा क्या है? इस रेजोल्यूशन के अंदर इंडिया ने डिमांड की है दैट अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री और टू शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट एंड प्लान और फाइनेंस टेररिस्ट अटैक्स। तो अफगान टेरिटरी का यूज़ नहीं किया जाएगा टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री और शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट एंड प्लान और फाइनेंस टेररिस्ट अटैक्स। तो इनमें से कोई चीज़ नहीं की जाएगी। इट मेंशंस इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड बाय रेजोल्यूशन 1267 ऑल्सो। तो रेजोल्यूशन 1267 ऑलरेडी चल रहा है जिसके अंतर्गत लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद का नाम है। तो इसने इस रेजोल्यूशन ने उनके नाम भी लिए। रेजोल्यूशन 1267 के अंतर्गत जो नाम थे लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद के भी नाम लिए। अफगान टेरिटरी किसी भी तरीके से इनके लिए यूज़ नहीं की जाएगी, टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज़ नहीं की जाएगी, टेरर अटैक्स के लिए यूज़ नहीं की जाएगी। अब P5 यानी कि परमानेंट 5 के नाम आपको पता ही होंगे जिनको वीटो पावर है। ये कंट्रीज़ हैं USA, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। इसमें से रशिया एंड चाइना जो था वो एब्सटेन कर गए थे, है ना, वो अपना एलिजियंस दिखा रहे थे तालिबान की तरफ कि देखो हम तुम्हारे कितने चहेते हैं, कितने प्यारे हैं, है ना। इकोनॉमी ग्रोज 20.1% इन Q1 लैक्स प्री पैंडेमिक लेवल। अब यहाँ पे NSO ने डेटा निकाला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा निकाला है GVA का। एक्चुअली अब GVA ही निकाला जाता है, एग्जैक्टली GDP निकालने के लिए अब GVA निकाला जाता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला जाता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कौन बताता है कितना क्या है? तो NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको निकालता है। एंड इसमें इस बार निकाला गया कि 20.1% की ग्रोथ दिखाई गई है GDP में, है ना। इकोनॉमी की ग्रोथ में 20.1% की ग्रोथ दिखाई गई है Q1 में। एंड पिछले साल ये पैंडेमिक के टाइम में देखें तो 24.4% का माइनस में ये रिकॉर्ड किया गया था, है ना। तो ये तब से अभी देखो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, वी शेप्ड रिकवरी आपको दिखा भी रहा होगा, वी शेप्ड रिकवरी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल -24 पॉइंट और यहाँ पे आपको +20.1% का GDP चेंज आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज अ थिंग, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी भी कम है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। आगे मूव करते हैं। मैप ऑफ द डे मैं आपको बीच में बता देता हूँ। मैप ऑफ द डे नहीं, वेट करिए, पहले 2 न्यूज़ और आइटम्स है, 2 न्यूज़ आइटम्स और हैं। लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। तो पहला यहाँ पे एक न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो चौथा लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। इंडिया चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। अब फॉरेक्स कवर में आता क्या क्या? इंडिया के फॉरेक्स कवर में क्या क्या आता है? एक तो आता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी मतलब कि डॉलर कितने हैं आपके पास। फॉरेन करेंसी एसेट्स सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है आपके पूरे जो आपका वो होता है ना, आपका पूरा जितना ये होता है आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व का ही होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे दूसरा जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। सेकंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है ना, ये आईएमएफ के साथ होता है, या सॉरी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फिर आपका गोल्ड रिजर्व होता है, गोल्ड रिजर्व कितना आपके पास, तो गोल्ड रिजर्व थर्ड होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे चौथा जो होता है वो आपका रिजर्व पोजीशन, यानी कि रिवर्स ट्रांस जिसको बोलते हैं, रिवर्स ट्रांस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रांस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो रिजर्व ट्रांस हो गया, दूसरा आपका गोल्ड रिजर्व हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, एंड करेंसी हो गया। तो ये चार चीज़ों से ही आपका फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब फॉरेक्स रिजर्व का काम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ बताता है इंटरनेशनल मार्केट में, ये आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बताता है इंटरनेशनल मार्केट में, ये बताता है कि कितना आप एक्सटर्नल विड्रॉइंग कर सकते हो और कितना आप इंटरेस्ट पेमेंट, और आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कितने शॉक्स को प्रिजर्व कर सकती है। ये सारी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये सब आपको बताता है, ये आपका कितना फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो चार कंट्रीज इंडिया से ज़्यादा है उनका नाम है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, और इंडिया चौथे नंबर पे आ गया, सॉरी, तो इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड का हमसे ज़्यादा है। रशिया को हमने अभी ओवरटेक किया। अब ये बहुत वोलेटाइल होता है वैसे, ये लिस्ट चेंज होती रहती है, बट एक्चुअली हम पहली बार चौथे नंबर पर आए तो ये बताना ज़रूरी था। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद अब हम चौथे नंबर पर आ गए इंडिया, एंड रशिया जो है वो फिफ्थ नंबर पर पहुँच गया है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है मिल्की सी फिनोमिनन। व्हाट इज़ दिस मिल्की सी फिनोमिनन? तो मिल्की सी को एक और नाम से जाना जाता है, मरील के नाम से जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्की सी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको याद रखिएगा मरील इज द अदर नेम, ठीक है ना। मिल्की सी का दूसरा नाम क्या है, मरील, ठीक है। एंड इट्स अ ल्यूमिनस फिनोमिनन इन द ओशियन इन विच लार्ज एरियाज ऑफ सी वाटर अपीयर टू ग्लो ट्रांसलूसेंटली। तो लार्ज एरिया जब सी वाटर का, जब लार्ज एरिया सी का ट्रांसलूसेंट ग्लो करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं मिल्की सी या फिर मरील बोलते हैं, ठीक है ना। ल्यूमिनस फिनोमिना है जहाँ पे जो ओशियन है या सी वाटर है आपका, वो लार्ज सी वाटर आपका ट्रांसलूसेंट ग्लो करने लगता है, उसको हम बोलते हैं मिल्की सी या फिर मरील बोलते हैं, ठीक है ना। मरील, MAREEL। अब ये अकरेंस क्यों होता है, बिकॉज ये होता है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियाज, ल्यूमिनस बैक्टीरियाज होते हैं सरफेस पे जो कि ग्लो करते हैं, है ना। इसलिए ये नॉकटर्नल फिनोमिनन है, रात में ही होता है, और ये इतना ज़्यादा ग्लो करता है कि ये सैटेलाइट्स के थ्रू भी देखा जा सकता है। जो सैटेलाइट्स इंडिया अर्थ को ऑर्बिट कर रही है ना, उनके थ्रू भी ये देखा जा सकता है। सो दैट इज़ द थिंग, इतना एक्सटेंट में ये ग्लो करती हैं। वाई डू दे ग्लो? तो मैंने बता दिया, ल्यूमिनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलोनाइज कर लेते हैं वाटर बॉडी को, और वो जब ग्लो करते हैं तो फिर ये भी दिखाई देता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। द पर्पज ऑफ दिस ग्लो कुड बी टू अट्रैक्ट फिश दैट ईट देम, ठीक है ना। तो ये पर्पस क्यों है इसका, क्योंकि ये जब ग्लो करती हैं तो ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर फिशेज आती हैं और इनको खाती हैं और अपना पेट भरती हैं, ठीक है ना। एंड दीज बैक्टीरिया थ्राइव्स इन द गट्स ऑफ द फिशेस। तो ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो थ्राइव करते हैं ना, फिशेस के गट्स में ही थ्राइव करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया है ना। उनकी तरफ से फिशेस को लग रहा है कि वो खा रही हैं, दूसरी तरफ से ये फिशेस के गट में जाकर के सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग फ्रॉम हेयर। ये न्यूज़ आइटम से था। आज का मैप देख लेते हैं। तो आज का जो मैप मैंने लिया है वो है टर्की का मैप लिया है। टर्की का मैप मैंने क्यों लिया, क्योंकि टर्की अभी रिसेंटली फ्रेंडली रिलेशन बना रहा है ना, तो उसके लिए मैंने इसको उठाया है। आप टर्की के अंतर्गत पहले आने वाली चीज़ों के इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इसकी कैपिटल अंकारा, आपको पता होगा अंकारा इज़ द कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और टर्की में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, जैसे कि यहाँ पे कोरोग्लू माउंटेन्स दिख रहे हैं, कोरोग्लू माउंटेन्स, पॉन्टिक माउंटेन्स, पॉन्टिक तो बहुत फेमस है, एंड टॉरस भी फेमस है। तो टॉरस, कोरोग्लू एंड पॉन्टिक, तीन माउंटेन्स मैंने आपको बता दिए। टर्की के पहले तीन माउंटेन्स याद रखना, टॉरस, कोरोग्लू माउंटेन्स एंड पॉन्टिक माउंटेन्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको देखो ईस्टर्न टॉरस भी दिख रहा है, तो टॉरस, पॉन्टिक, कोरोग्लू, ये तीन नाम याद रखिएगा पहले तो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर भी आपको दिख रही होगी जिसको हम यूफ्रेट्स बोलते हैं। तो यूफ्रेट्स रिवर भी ये देखो, ये टर्की वाले रीजन से पास करती है यूफ्रेट्स रिवर भी। उसके बाद ये आपका ईरान वाले रीजन में आती है, ईरान के रीजन में आती है। तो यूफ्रेट्स आपको दिख रहा होगा। अब टर्की को हम बोलते हैं एनाटोलियन प्लेटू, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है,
एनाटोलियन। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एनाटोलियन प्लेटो किसको बोलते हैं, कहाँ है, तो ये टर्की याद रखेगा, एनाटोलियन प्लेटो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस्तांबुल भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस्तांबुल भी काफ़ी फेमस है ना। एंड देन यहाँ पे आपको इज़मीर दिख रहा होगा, इज़मीर लोकेशन याद रखेगा। कई बार लोकेशन पूछता है ना कहाँ पे कहाँ किसकी है, तो कुछ फेमस ही पूछता है, जैसे इज़मीर फेमस है यहाँ पे, है ना। अंटालिया फेमस है, अंटालिया में समिट होते रहते हैं, तो अंटालिया भी फेमस है, अंटालिया हो गया, इज़मीर हो गया। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अंकारा फेमस, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पे किजिल इरमाक रिवर भी आपको दिख रहा है, किजिल इरमाक रिवर आपको दिख रहा है। एंड साकरिया रिवर भी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी और कुछ फेमस प्लेसेस मैंने आपको बता दिए, जैसे कि आपको मैंने बताया अंटालिया, इज़मीर आपको बताया, मैंने आपको कोन्या बता दिया है, कोन्या याद रखिएगा। देन आपको याद रखिएगा यहाँ पे इस्तांबुल बताया ही है ना, दैट इज़ अगेन है। कोरोग्लू माउंटेन्स बताया, टॉरस माउंटेन्स, एनाटोलिया प्लेटू, पॉन्टिक माउंटेन्स मैंने आपको बताया, ईस्टर्न टॉरस बताया, यूफ्रेट्स रिवर बताया है, ठीक है ना। अब कंट्रीज़ देखो कौन कौन सी है जिनको टच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉर्जिया दिख रहा होगा, दिस इज़ जॉर्जिया दिख रहा है। फिर यहाँ पे बुल्गारिया को भी टच करता है, बुल्गारिया को टच करता है, ग्रीस को टच करता है। तो आपको पहले तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अज़रबैजान, आर्मेनिया दोनों को टच करता है, अज़रबैजान को भी टच करता है, आर्मेनिया को भी टच करता है, ईरान को भी टच करता है, इराक को भी टच करता है, ठीक है ना। तो ईरान, इराक, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये कंट्रीज़ हो गई जिनको ये टच कर रहा है। नीचे आपको सीरिया को भी टच करता है, तो ये सीरिया भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दीज आर द कंट्रीज़ जिनको फाइनली ये टच करता है। कौन कौन सी? ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, अज़रबैजान, आर्मेनिया, ये 8 कंट्रीज़ आई थिंक जिनको ये टच कर रहा है, ठीक है ना। वाटर बॉडीज़ में अगर आप देखो तो जो इसका वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आपको एजियन सी दिख रहा होगा, एजियन सी दिख रहा होगा वेस्टर्न साइड में। फिर नीचे आप आ पाओगे थोड़ा तो सी ऑफ क्रेट दिख रहा है, मेडिटेरेनियन सी को टच कर ही रहा है, तो मेडिटेरेनियन को टच करता है, एजियन सी को टच करता है, इंपॉर्टेंट है। और ऊपर ये ब्लैक सी को भी टच करता है, तो ये देखो ऊपर ब्लैक सी को भी टच कर रहा है ना, ब्लैक सी को भी टच कर रहा है। ये कैस्पियन सी को टच नहीं करता है, कृति, क्योंकि कैस्पियन सी में भी एक टी आता है, तो वो तुर्कमेनिस्तान है, कृति उसको टच नहीं करता, ये इसको ब्लैक सी को टच करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ द डे। अब हम आ सकते हैं एडिटोरियल ऑफ द डे में। तो एडिटोरियल जो है आज का वो है द नेक्स्ट स्टेप इन अ डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इज ओवरड्यू। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि भैया ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, या कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें एक टाइम आता है जब उसका भी इवोल्यूशन होता है, डेमोक्रेसी का भी इवोल्यूशन होते रहना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन में क्या बात की वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि डेमोक्रेटिक नेशन के पार्ट क्या क्या है। एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर सबसे पहली बात तो एक नेशन होता है, सिटीजन्स होते हैं, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके कुछ लॉज होते हैं। दीज आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, जिसमें सिटीजन हो रहे हैं, सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के लॉज हैं, है ना। क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करती है डेमोक्रेटिक नेशन को अथॉरिटेरियन नेशन से? द लाइवलीनेस ऑफ सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ देयर नेशन, कि कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ के सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इन द कहना चाहिए जो भी वहाँ का गवर्नेंस है उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अथॉरिटेरियन रिजीम को एक डेमोक्रेटिक रिजीम से अलग करने का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है of the citizens in the decision making process in the governance of that country। डेमोक्रेसी जो हेल्दी डेमोक्रेसी है वहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। फिर इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। लेकिन ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, ये सब एसेंशियल फीचर्स हैं लेकिन दे आर नॉट दी ओनली फीचर्स, ठीक है ना। ये सब एसेंशियल्स हैं, बिल्कुल एसेंशियल है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। इलेक्शंस होना भी ज़रूरी है, पार्टी होना ज़रूरी है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, लेकिन ये ओनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है। यहाँ पे ऑथर ने कहा डेमोक्रेटिक सेटअप का एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ओपन माइंडेड डेलिब्रेशन। जब तक आप ओपन माइंड के साथ डेलिब्रेट या डिस्कस नहीं करते हो, डिबेट नहीं करते हो, तब तक आप डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं हो। एक देखो, एक कंट्री जहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे जैसे लोग, और
अब इनके अपोजिट दूसरे तरीके के लोग, मतलब जो हमारे जैसे नहीं है, पीपल लाइक अस एंड पीपल हु आर नॉट लाइक अस। डेमोक्रेसी वो रिजीम है जहाँ पे पीपल लाइक अस एंड पीपल नॉट लाइक अस, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं बिना किसी एक दूसरे को चेंज किए हुए। तो डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करती है। डेमोक्रेसी डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करती है, वो डिसएग्रीमेंट में भी एग्रीमेंट लाती है। लेट्स एग्री टू द डिसएग्री बोलते हैं ना, तो डेमोक्रेसी वही है कि जो लेट्स एग्री टू द डिसएग्री बोले, जो ये ना बोले कि नहीं अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो पहले आप एग्री करो उसके बाद हम आपसे एग्री करेंगे। तो आपके व्यू पॉइंट को चेंज करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है अपने व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही कहा कि ये डिलिब्रेशन, डिबेट, डिस्कशन बिटवीन द पीपल लाइक अस एंड पीपल नॉट लाइक अस, दैट इज अ मेजर फिनोमिनन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है किसी भी डेमोक्रेसी का। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो पार्टीजन गवर्नमेंट्स होती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लोग एक दूसरे को मतलब एसिमिलेट करना चाहते हैं अपने आप में, तो वो तो टोटलिटेरियन रिजीम हो गया ना। जहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो जर्मनी का अगर हम बात करें, हिटलर बोल रहा है कि ज्यूस हमारे जैसे नहीं है, ज्यूस को हम अपने जैसा या तो कर लें या तो उनको ख़त्म कर दें। तो ये तो या तो आप हम में एसिमिलेट हो जाओ, या तो आप हमारे जैसे बन जाओ, या फिर आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, हट जाओ। तो देखो ये जो मोनोकल्चर होता है, ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो दिया है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि मोनोकल्चर चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो थॉट्स में हो, कहीं पे भी वो अच्छा नहीं होता है। मोनोकल्चर ऑफ थॉट्स भी अच्छा नहीं है, मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? डाइवर्सिटी। अच्छा क्या है? पॉलीकल्चर। इंडिया की तारीफ क्यों होती है कि हम बोलते हैं विविधता में एकता, देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया, है ना। हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। हम अगर यही करने लगे कि जो हमसे अलग है हम उनको पहले अपने आप में मर्ज करने लगे, एसिमुलेट करने लगे, तो फिर डाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी और इंडिया इंडिया नहीं रह जाएगा जिस चीज़ के लिए इंडिया जाना जाता है। तो ये डेमोक्रेसी का जो है वो अगला स्टेप है, जो इवोल्यूशनरी स्टेप है, वो ये है कि जब लोग जो पीपल लाइक अस एंड पीपल नॉट लाइक अस हैं, जब वो पीसफुली को एग्जिस्ट करने लगेंगे और एक दूसरे के साथ डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन करने लगेंगे और एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करने लगेंगे, दैट इज द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी लेवल इन द डेमोक्रेसी। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि सिविल सोसाइटीज़ को भी अपना रोल प्ले करना है और ये रोल उनको सिर्फ ऑनलाइन नहीं प्ले करना है, जैसे कि ऑनलाइन आजकल माना जा रहा है कि हर चीज़ का पेनेशिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो ऑनलाइन हो गया है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइड का भी शिकार हैं, जिनके पास डेमोक्रेटिक ये डिजिटल सॉफ्टवेयर या डिजिटल ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोगों को क्या हम डेमोक्रेसी से बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे सिविल सोसाइटीज़ अगर एक्टिव रहीं तो फिर वो सही मायने में इंडिया को एज अ होल नहीं समझती हैं। उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से एकजुट होना है, जो पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं उनको आपस में मिलाना है और कुछ अच्छा लेकर के सामने आना है। सो दिस इज द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी स्टेप इन द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है मेकिंग ब्रिक्स बेटर, तो बिल्ड ब्रिक्स बेटर। अब ये जो आर्टिकल है ये ब्रिक्स के ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अभी 13th ब्रिक्स समिट जो है वो 9 सितंबर को होने वाला है डिजिटल फॉर्मेट में अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप। तो ये पहली बार नहीं है कि इंडिया चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है ब्रिक्स की। इंडिया ने ऑलरेडी 2012 में और 2016 में चेयरमैनशिप होल्ड की हुई है ना, इसको याद रखेगा। एंड ब्रिक्स का चेयरमैन ऐसे होता है जैसे आई हो गया, अब अगला सी चाइना होगा, है ना, लाइन बाय लाइन आते हैं, BRICS इस तरीके से आते हैं। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है कि इंपॉर्टेंस ब्रिक्स का ये है कि 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, 30% ऑफ द लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, 24% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है एंड 16% इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या चीज़ याद रखेगा आप? 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30% ऑफ लैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद ये 24% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 16% ये इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आथर ने इसके बाद ये कहा कि ब्रिक्स जो स्टार्ट हुआ था वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग के रूप में स्टार्ट हुआ था एंड 2006 में पहली मीटिंग हुई थी BRIC नेशंस के बीच में। उसके बाद 2009 से पूरे रेगुलर समिट्स होने लगे और 2010 में जब साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है 2010 में, उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया, पूरी तरीके से ब्रिक्स अपने फॉर्म में आ गया।
ठीक है ना। काफ़ी मेजर ये एक पर्सपेक्टिव रेज करता है। ऑथर ने कहा कि 4 चीज़ें हैं अभी इंडिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया बेसिकली प्रायोरिटी में रख रहा है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि इंडिया चाहता है कि जो ग्रुपिंग्स हैं, मेजर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, वो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे आज भी कुछ ही कंट्रीज़ की तानाशाही है, जैसे कि यूएनएससी को ले लो, केवल 5 कंट्रीज़ को वहाँ वीटो पावर मिला हुआ है, जबकि बहुत सारी डिजर्विंग कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अभी वीटो मिल सकता है। जैसे इंडिया ही फॉर एग्जांपल ले लो, तो इंडिया को अभी तक नहीं मिला हुआ है, जापान को नहीं मिला हुआ है ना, एंड जर्मनी को नहीं मिला हुआ है। तो ऑथर ने कहा है कि अब मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स की जरूरत है। ये पहला जो इशू है इंडिया का वो ये रहेगा। दूसरा जो इशू है इंडिया का वो है टेररिज्म। टेररिज्म एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, न केवल इंडिया बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज भी, ये सारी कंट्रीज अफेक्टेड हैं टेररिज्म से। तो टेररिज्म से कॉम्बैट करना दूसरा प्रियोरिटी का काम रहेगा जो कि इंडिया अपनी चेयरमैनशिप में हैंडल करना चाहेगा, है ना। एंड ब्रिक्स ने अभी रिसेंटली ये भी ट्राई किया था कि काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बनाया जाए, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसमें स्पेसिफिक मेजर्स रहेंगे जो कि फाइट करेंगे रेडिकलाइजेशन को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एंड मिसयूज ऑफ इंटरनेट बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। किन किन चीज़ों को? टेररिज्म फाइनेंसिंग को, रेडिकलाइजेशन को एंड मिसयूज ऑफ द इंटरनेट बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको फाइट करने के लिए। फिर तीसरा जो एम है इंडिया का रहेगा वो है प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। याद रखिएगा, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है और डिजिटल सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ठीक है ना। तीसरा एम रहेगा इस चेयरमैनशिप के अंतर्गत ब्रिक्स का। चौथा जो एम है वो है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को इंप्रूव करना। अब आप सबको भी पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कितनी खराबी चल रही है, रिलेशंस में खट्टाहास चल रहा है ना। ऐसे में इंडिया का एम रहेगा एज अ प्रेसिडेंट कि जो ये ग्रुपिंग्स है इनके बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बढ़े और जो आपस के रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो। जब आपस के रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे ना, तब जाकर कहीं आप एक इंटरनेशनल फोरम के बारे में सोच सकते हो। भाई एक परिवार है, एक परिवार के बीच में जब शांति रहेगी तब तो उस मोहल्ले में शांति रहेगी। अगर उस परिवार में ही शांति ना रहे तो क्या मोहल्ले में शांति हो सकती है? नहीं हो सकती है। पहले पीस एट होम होगा, तब पीस एट द कम्युनिटी होगा, पीस एट द मोहल्ला होगा। जब पीस एट मोहल्ला होगा तब पीस एट वार्ड होगा, जब पीस एट वार्ड होगा तो पीस एट डिस्ट्रिक्ट होगा, जब पीस एट डिस्ट्रिक्ट होगा तो पीस एट स्टेट होगा, स्टेट में होगा तो कंट्री में होगा, कंट्री में होगा तो इंटरनेशनली होगा। तो कुल मिलाकर के जब सबसे छोटी यूनिट पीसफुल रहेगी ना, तब जाकर के सबसे बड़ी यूनिट कहीं पीसफुल रह सकती है, ठीक है ना। तो दैट इज द बिग थिंग यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ पे ब्रिक्स के लिए बोला है कि ये की है। एंड ये 5 मेंबर्स जो हैं इनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि आपस के भी सुलझाने हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी जिनको ये रिप्रेजेंट करते रहना है, जिनको उठाते रहना है। तो ये उठाएंगे तब ना जब अपने इंटरनल जो राइवलरी है उसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि भैया आप अपनी इंटरनल राइवलरी को ख़त्म करो और कुछ अच्छा पीसफुल लेकर के आओ वर्ल्ड के लिए। 2 इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं ब्रिक्स ने जो इंट्रोड्यूस किए, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक आप सबको पता होगा, इसको हम फोर्टालेजा अकॉर्ड भी बोलते हैं। फोर्टालेजा अकॉर्ड में जो ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालेजा में, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, जैसे IMF का है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए, वैसे ही कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी किया गया है, ये ब्रिक्स का है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए CRA क्या है या कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट कौन से ग्रुपिंग का है, तो ब्रिक्स का है, याद रखेगा। एंड दैट इज लाइक फेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 महिला सुप्रीम कोर्ट जजेस इस समय जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है। 9 लोगों में ये 3 थी, जस्टिस VV नागरत्ना एंड जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, है ना। शी बिकेम द फर्स्ट विमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द गुजरात। शी वॉज एलिवेटेड टू द गुजरात हाई कोर्ट बेंच इन 2011। जस्टिस हिमा कोहली, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट, एलिवेटेड टू द दिल्ली हाई कोर्ट बेंच इन 2006। एंड दीज आर द नेम्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है ये। एंड ये पहली बार है कि 4 महिला जजेस बैठ रही हैं एक साथ, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन सी द न्यूज़ आइटम्स हियर।
अब अफगानिस्तान में जो हुआ है अभी रिसेंटली, जैसे तालिबान का जो राइज हुआ है, उसको देख करके ये अब डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का क्या होगा, है ना। सार्क जो है वो नेक्स्ट मंथ मतलब आगे अगली बार इस्लामाबाद में मिलने वाली है। अब इस्लामाबाद में मिलने वाला है तो अफगानिस्तान की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या कोई तालिबान मेंबर रिप्रेजेंट करेगा, या अगर तालिबान मेंबर रिप्रेजेंट करेगा तो क्या इंडिया या दूसरी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। अफगानिस्तान को आपको याद रखना है कि सार्क के 8 मेंबर्स हैं। आपके पहला तो एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में करिए कि 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं सार्क के। दूसरा, अफगानिस्तान जो था वो 8वां मेंबर था, 2007 में इसको इंक्लूड किया गया था। तब उस समय अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट हामिद करजई थे, याद रखेगा। एंड अफगानिस्तान वाज द 8th मेंबर ऑफ सार्क, 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन दैट, ठीक है ना, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं। आईएमडी फोरकास्ट फॉइल्ड बाय 24% रेन शॉर्टफॉल। तो यहाँ पर आईएमडी का जो फोरकास्ट था वो गलत साबित हुआ। आईएमडी ने कहा था कि भैया नॉर्मल होगा रेनफॉल मानसून, लेकिन वो नॉर्मल नहीं रहा। आपको पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको रेनफॉल के बारे में जानना है कि नॉर्मल, अबव नॉर्मल, डेफिशिएंट, ये कैसे डिटरमाइन होता है, तो इसके लिए एक तरीका है। 50 साल का एवरेज निकाला जाता है, 50 साल का एवरेज रेनफॉल निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। याद रखिएगा, 50 साल का रेनफॉल का एवरेज निकाला जाता है। अब ये 50 साल का जो पीरियड है, ये 1951 से 2000 तक का पीरियड लिया गया है, जिसका जो एवरेज रेनफॉल आया है वो 89 सेंटीमीटर आया था, ठीक है ना। अर्लियर ये था, पहले ये था 1951 से 2000 तक का पीरियड था, और जो एलपीए था वो 89 सेंटीमीटर था। अब नया लॉन्ग पीरियड एवरेज आ गया है, अभी इसी साल की बात है कि नया लॉन्ग पीरियड एवरेज लिया गया है, पिछले साल की बात है, सॉरी। नया जो लॉन्ग पीरियड एवरेज लिया गया उसमें 88 सेंटीमीटर लॉन्ग पीरियड एवरेज आया है। और ये जो पीरियड है, पहले जो 1951 से 2000 था वो 1961 से 2010 हो गया है। तो 1961 से 2010 के बीच का जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज में आता है, और एवरेज रेनफॉल आई है 88 सेंटीमीटर। अब इसी 88 से प्लस माइनस आप करके निकालेंगे आपका अबव नॉर्मल मानसून। जैसे कि नॉर्मल मानसून होता है 96% से लेकर के 104% ऑफ एलपीए, मतलब इसी 88 सेंटीमीटर का 96% से 104% के बीच में जो है वो रेनफॉल होगा, वो नॉर्मल रेनफॉल होगा। अगर 104 से 110% तक रेनफॉल होती है इस लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की, तो अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी। और अगर 110% से भी ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सेस रेनफॉल में आती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। चाइना ओपन्स फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू द इंडियन ओशन। अब चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है, फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। अब यहाँ पे इंडियन ओशन से उन्होंने एक लिंक निकाल लिया है, जैसे कि कोई भी आइटम जो है सिंगापुर से आएगा यंगून तक, तो सिंगापुर से यंगून तक आएगा वो शिप के माध्यम से, याद रखिएगा, सिंगापुर से यंगून तक आएगा शिप के माध्यम से। यंगून से लिनकैंग नाम की जगह है जो कि चाइना में है। लिनकैंग कहाँ पर है? चाइना में। तो लिनकैंग तक जाएगा, फिर ये रोड के थ्रू, याद रखिएगा, दिस इज रोड के थ्रू। देन लिनकैंग से चेंगडू जाएगा वो रेल के थ्रू। तो ये तीनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड है, शिप, रोड एंड रेल। शिप से आएगा सिंगापुर से म्यांमार तक, रोड से जाएगा यंगून म्यांमार से लिनकैंग चाइना तक, फिर लिनकैंग चाइना से चेंगडू चाइना तक जाएगा वो रेल के माध्यम से, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चाइना एक और इम्पॉर्टेंट ओपन करने वाला है, मतलब कि इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप का ओपन करने वाला है म्यांमार के साथ, जिसको हम क्याओक्फ्यू बोलते हैं। क्याओक्फ्यू रखाइन स्टेट में एक जगह है। अगर आप म्यांमार का मैप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस रीजन में, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, इस रीजन में यहाँ पे क्याओक्फ्यू आएगा, क्याओक्फ्यू आएगा, दैट इज इन द रखाइन स्टेट। अब यहाँ से कुनमिंग चाइना तक जाएगा, कुनमिंग चाइना तक वो जाएगा, ठीक है ना। ये जो दूसरा ये ओपन करने वाले हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अब कुल मिलाकर के म्यांमार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया चाइना के लिए, स्पेशली वहाँ पे जब से आंग सैन सू की का जाना और ये मिलिट्री रजीम का आना हुआ है, तब से और ज़्यादा चाइना उनके करीब ही गया है, उनके दूर नहीं गया है। अगली न्यूज़ है, वैक्सीन पायनियर विंस रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो बांग्लादेश
बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट हैं एंड माइक्रो फाइनेंस पाइनियर हैं फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट एंड माइक्रो फाइनेंस पाइनियर पाकिस्तान के, इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। जैसे डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, वो बांग्लादेश के हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए उनको मिला है। मोहम्मद अमजद साकिब हैं पाकिस्तान के, उनको मिला है। देन आपके फिलिपिनो रॉबर्टो बैलोन हैं एंड अमेरिकन स्टीवन मंसी हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए इनको मिला है ना, एंड रेफ्यूज असिस्टेंस के लिए मिला है स्टीवन मंसी को। एंड इसके अलावा इंडोनेशियन टॉर्च बियरर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उनको मिला है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, आपको याद रखना है। इन कुछ लोगों के नाम थे जो जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। आई होप यू विल रिमेंबर देम। कोर सेक्टर लॉक्स 9.54% ग्रोथ, कोर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। कोर सेक्टर में आता क्या क्या है बता दूं। सबसे अधिक वेटेज आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरा है स्टील का, चौथा है कोल का, पांचवा है क्रूड ऑयल का, छठवां है नेचुरल गैस का, सातवां है सीमेंट का, आठवां है फर्टिलाइजर्स का। याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर द कोर सेक्टर, कोर सेक्टर के अंदर आती हैं। और कोर सेक्टर की ग्रोथ निकालते हैं हम IIP से, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें कोर सेक्टर 40% का वेटेज रखते हैं। मंथली कंप्यूट होता है, हर मंथ निकाला जाता है IIP, और CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप you got clarity regarding the news analysis part. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.